इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कारनामे गिनती में बहुत ज्यादा हैं और बहुत गहरे हैं। इसलिए पहले हम सारी ईस्ट इंडिया कंपनियों को एक एक करके देख लेते हैं। आज बात करेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। यूरोप का एक बहुत ही नन्हा सा देश है, नीदरलैंड्स या हॉलैंड। वहां की किसी भी चीज या वहां के लोगों को डच कहते हैं। सन 1579 से 81 के बीच यूरोप में एक गणतंत्र उभर कर आया। ये था डच गणराज्य या डच रिपब्लिक, इलाके में केरल के बराबर। 31 दिसंबर 1600 के दिन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। उसके मात्र सवा साल के अंदर ही डच गणराज्य ने, डच रिपब्लिक ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी बना डाली। व्यापार के आकार की दृष्टि से देखा जाए तो ये सारी ईस्ट इंडिया कंपनियों में सबसे बड़ी और सबसे कामयाब साबित हुई, लेकिन युद्ध और राजनीति में मार खाने की वजह से पिछड़ती चली गई। शेयर बाजार हम सबने सुना है, जिसे पढ़े लिखे लोग स्टॉक मार्केट कहते हैं। यहाँ शेयर या स्टॉक खरीदा और बेचा जाता है। ये शेयर क्या होता है, ये आइडिया, ये उपाय आया कहां से? इस डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करते हुए अगर हम शेयर के बारे में बात ना करें तो बहुत नाइंसाफी होगी। मान लीजिए कि 10 अलग अलग लोगों को कोई कंपनी बनानी है, पैसा जेब में उतना है नहीं, तो क्या करेंगे? सब मिलकर कंपनी बना लेंगे। मान लेते हैं कि कुल मिलाकर 1 लाख रुपए लगाने हैं व्यापार में, तो उसके लिए 1 लाख की जरूरत को छोटे छोटे बराबर बराबर के टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा। इन टुकड़ों को हम कहेंगे शेयर। यहाँ हम एक हिस्सा मान लेते हैं कि एक हिस्सा 100 रुपए का है, तो 1 लाख रुपए उगाने के लिए 100 रुपए के 1000 टुकड़े दिए जाएंगे। मतलब 1000 हिस्से या 1000 शेयर्स इशू किए जाएंगे। जिसने जितने शेयर्स ले लिए उसकी उतनी ही कंपनी पर पकड़ बनी रहेगी। ये होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी का हिसाब किताब। वैसे आमतौर पर इसे पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी माना जाता है। हालांकि इस बात पर विवाद है, पर यह बात बिल्कुल तय है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल शुरुआती जॉइंट स्टॉक कंपनियों में से एक थी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का इतिहास भी यहीं से शुरू होता है। तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से माल लाने और यूरोप में बेचने के लिए बनी थी। गरम मसालों के व्यापार पर तो इसको डच सरकार ने मोनोपोली या एकाधिकार देके रखा था। इसका व्यापार फलता फूलता रहा। अभी तक हमने भारत में मालाबार के गरम मसालों के बारे में ही सुना था, लेकिन आज जिसको इंडोनेशिया कहते हैं, वो जगह गरम मसालों के मामले में बहुत आगे थी। दूसरी उसकी राजनीतिक स्थिति। जब तक डच व्यापारी इंडोनेशिया या ईस्ट इंडीज पहुंचे, तब तक वहां के आखिरी हिंदू साम्राज्य माजपाहित साम्राज्य का अंत हुए लगभग 100 साल हो चुके थे और वहां एक एक करके सल्तनतें बनती जा रही थी। ये सल्तनतें इतनी ताकतवर नहीं थी कि हजारों मील समंदर पार करके आने वाले खूंखार डच व्यापारियों और योद्धाओं से मुकाबला कर सके। तो इस डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पैर रखने की जगह मिल गई जकार्ता में, जिसे आज हम जकार्ता कहते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और डच ईस्ट इंडीज की राजधानी न सिर्फ डच ईस्ट इंडीज की बल्कि डच इंडिया की। जकार्ता के इर्द गिर्द और ईच बीच के टापुओं पर कब्जा करते हुए फिर धीरे धीरे 300 साल तक पूरे इंडोनेशिया को डच ग्रास गए। अब तक इसका नाम हो चुका था डच ईस्ट इंडीज। आगे चलकर इस डच ईस्ट इंडीज का इस्तेमाल खेत के तौर पर किया गया। अलग अलग देशों से अलग अलग फसलें लाई गई और यहाँ लगाई जाने लगी, उगाई जाने लगी, जिनकी यूरोप में भारी मांग थी। चीन से चाय, पूर्वी अफ्रीका से कॉफी, अमेरिका से तंबाकू, रबर और कोको। इसके साथ साथ गन्ने की खेती और शक्कर के उत्पादन को भी बढ़वाया गया, क्योंकि इन सब चीजों की यूरोप में भारी खपत थी, भारी मांग थी। पहले पुर्तगालियों ने और अब इस समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडोनेशिया में पैर जमाने की कोशिश की। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यहाँ कई फैक्ट्रियां खोल रखी थी, लेकिन 1700 आते आते डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडोनेशिया से पुर्तगालियों और अंग्रेजों को खदेड़ बाहर किया। इंडोनेशिया के अलावा एक और देश था जहां डच लोगों को राजनीति के साथ साथ व्यापारी सफलता मिली, वो था श्रीलंका। वहां से भी पुर्तगालियों को डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने खदेड़ बाहर किया। केवल श्रीलंका ही नहीं, भारत के बाहर एशिया में जहां कहीं भी पुर्तगाली बचे हुए थे, उनका डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सफाया कर दिया। अंग्रेज तो भारत से व्यापार करते हुए मैदान में टिके रहे,
पुर्तगाली हमेशा के लिए एशिया के समुद्रों से आउट हो गए, बाहर हो गए। हालांकि मकाऊ, तिमोर, गोवा और छुटपुट जगहों पर पुर्तगाली टिके रहे, लेकिन उनका एशिया में समुद्री दबदबा खत्म हो चुका था। वो डच ही थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ढूंढा। इसमें कंपनी का कितना हाथ था, ये हम जब डच नेविगेशन के बारे में बात करेंगे तब देखेंगे। ऐसा नहीं है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने केवल इंडोनेशिया और श्रीलंका में ही अपना कारोबार फैलाया। दरअसल भारत में भी उनका अच्छा खासा कारोबार था, बल्कि फैक्ट्रियों की गिनतियों के हिसाब से डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सबसे आगे थी। जी हाँ, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ज्यादा फैक्ट्रियां थी और काफी लंबे समय तक चलती भी रही। तो भारत और उसके आसपास डच लोगों का व्यापार इन फैक्ट्रियों के जरिए चलता था। ये देखिए, 1605 में पहली डच फैक्ट्री मछलीपट्टनम में खोली गई। फिर कुकुरमुत्ती की तरह डच फैक्ट्रियां कोरोमंडल तट पर खुलती चली गईं। सन 1612 में पुर्तगाली अंग्रेजों से सुवाली का युद्ध हार गए और उनके गुजरात में कमजोर पड़ते ही अंग्रेजों और डच व्यापारियों ने सूरत में फैक्ट्रियां डाल ली। अब सूरत के आसपास भी डच फैक्ट्रियां उगने लगी। 1625 में डच व्यापारियों की नजर बंगाल पर भी पड़ गई और पीपली में 1627 में बंगाल की पहली डच फैक्ट्री खुली। फिर धीरे धीरे बंगाल में भी डच फैक्ट्रियां खुलने लगी। उसके साथ साथ 1660 और 70 के बीच में डच फैक्ट्रियां मालाबार में भी खुली। श्रीलंका तो उनके हाथ में लग ही गया था। उसके अलावा बर्मा, जिसे हम आज म्यांमार कहते हैं, वहां भी 4 फैक्ट्रियां खोली गई। इस तरह से इस कंपनी का कारोबार भारतीय उपमहाद्वीप में 6 हिस्सों में बांटा जा सकता है। सूरत, मालाबार, श्रीलंका, जिसे तब यूरोपियन लोग सीलोन कहते थे, कोरोमंडल, बंगाल और बर्मा। हर हिस्से पर उसके अपने अधिकारी का हुक्म चलता था। तो इस कंपनी की मुख्य फैक्ट्रियां थी सूरत, मालाबार में कोचीन, सीलोन में कोलंबो, कोरोमंडल में नागापट्टनम और पुलिकट, बंगाल में हुगली, चुनचुड़ा, बर्मा में म्रोहोंग। अब तो आप खुद ही लिस्ट बना सकते हैं कि ये कंपनी किन किन चीजों का व्यापार करती थी। कपास, रेशम, नील, कीमती पत्थर, चाय, कॉफी, कोको, शक्कर, अफीम, तंबाकू, रबर और सॉल्ट पीटर मतलब पोटेशियम नाइट्रेट, जो बारूद बनाने में इस्तेमाल होता था। इसका असर हॉलैंड ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के कपड़ा उद्योग, खान पान और हथियारों पर पड़ने वाला था। इन सब के अलावा एक समय इस कंपनी ने गुलामों का भी व्यापार किया, जिसे स्लेव ट्रेड कहते हैं। आगे चलकर कंपनी में भ्रष्टाचार फैलता गया और कंपनी कंगाल होने लगी। फिर 1741 के कोलाचल के युद्ध में त्रवणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने इस कंपनी को बुरी तरह से हराया और मालाबार में वो बहुत ही कमजोर पड़ गई। मुगलों के जाते ही सूरत और गुजरात पिछड़ने लगा। 1800 के आते आते दक्षिण भारत, भारत के पूर्वी तट और बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया। फिर 1795 में फ्रांस ने हॉलैंड पर अधिकार जमा लिया। वहां के राज प्रमुख ने ब्रिटेन में शरण ली। इसका ब्रिटिश सरकार ने पूरा फायदा उठाया। हॉलैंड के राज प्रमुख विलियम पंचम ने क्यू लेटर्स के जरिए सारे डच उपनिवेश, डच कॉलोनीज ब्रिटेन को दे डाली। तो अब 1814 तक ये सब ब्रिटेन के ही हाथ में रहने वाली थी। 1814 में श्रीलंका के अलावा भारतीय उपमहाद्वीप की सारी कॉलोनीज, सारे उपनिवेश हॉलैंड को वापस कर दिए गए। लेकिन तब तक डच ईस्ट इंडिया कंपनी को 1799 में खत्म कर दिया गया था। 20 साल के गृह युद्ध झेलने और व्यापार से दूरी के बाद अब भला हॉलैंड अपनी फैक्ट्रियों को क्या संभाल पाता। ऊपर से डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी 1799 में खत्म हो गई थी। तो अब बेहतर ये समझा गया कि ईस्ट इंडीज को 2 हिस्सों में बांट लिया जाए, इंडिया ब्रिटेन के लिए और ईस्ट इंडीज के टापू मतलब आज का इंडोनेशिया हॉलैंड